अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज़ इन्फॉक्शन एंड शॉक। तो वी विल डिस्कस कि इन्फॉक्शन और शॉक में क्या फ़र्क है और इन दोनों की प्रेजेंटेशन जो सिम्टम्स एंड साइंस जो पेशेंट्स पे आते हैं वो क्या हैं और पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो बिफोर स्टार्टिंग इन्फॉक्शन एंड शॉक जो कुछ टर्म्स हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है दैट इज़ इस्कीमिया। तो इस्कीमिया डोनेट्स डिमिनिश वॉल्यूम ऑफ परफ्यूजन while infarction is the cellular response to the lack of perfusion। तो ischemia में diminished वॉल्यूम परफ्यूजन है यानी कि हमें ऑक्सीजन सप्लाई जो है ब्लड की तरफ से प्रॉपरली नहीं मिल रही किसी स्पेसिफिक एरिया और टिश्यू पे। और इन्फॉक्शन वो है जो सेलुलर रिस्पॉन्स उस डिक्रीज परफ्यूजन की वजह से आएगा। वो सेलुलर रिस्पॉन्स क्या है? इन्फॉक्शन। तो द वर्ड hypoxia means a reduced level of oxygen at the cell level। तो डिक्रीज अगर ऑक्सीजन का लेवल सेल क्वांटिटी ऑक्सीजन की सेल लेवल पे हो जाएगी दैट इज hypoxia and is often used interchangeably when body organs become ischemic they cannot function properly। तो हर बॉडी ऑर्गन को काम करने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की स्पेसिफिक या एक जो अमाउंट है क्वांटिटी वो पहुंचे। तो अगर वो प्रॉपरली अमाउंट ऑफ ब्लड उधर नहीं है डिक्रीज परफ्यूजन की वजह से तो वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर सकेगा। When the organs cannot function due to inadequate oxygen, the patient is said to be in shock। तो जब डिक्रीज्ड ऑक्सीजन की वजह से जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है या जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मली काम नहीं कर रहे तो उस स्टेट में जो पेशेंट की हम है उसको कहेंगे शॉक। अच्छा, अब इनएडिक्वेट ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड हुआ है लेसर और इन प्रॉपर और इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रॉपरली ब्लड की परफ्यूजन होगी वहाँ वहाँ प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई होगी और जहाँ जहाँ डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई होगी वहाँ ही ऑब्वियसली ऑक्सीजन की डिमिनिश्ड ब्लड जो है लेवल डिमिनिश्ड होगा। इस्कीमिया और शॉक कैन अकर फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। तो डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से इस्कीमिया एंड शॉक हो जाता है। तो मेन इन्फॉक्शन और शॉक जो है वो जो मेन अभी पता चल रहा है दैट इज़ ड्यू टू डिक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई और डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल एट अ स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर वो मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्फॉक्शन। एंड इन्फॉक्ट इज़ एन एरिया ऑफ इस्कीमिक नेक्रोसिस। तो जो नंबर वन चीज़ हमें पता चल कि इन्फॉक्ट में इस्कीमिक नेक्रोसिस होगी। इस्कीमिया जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है काज्ड बाय ओक्लूजन ऑफ द वेस्कुलर सप्लाई टू द अफेक्टेड टिश्यू। तो अगर किसी अफेक्टिव टिश्यू पे हमारी जो ब्लड सप्लाई है उसमें ओक्लूजन हो गई यानी कि ब्लड सप्लाई को कोई क्लॉट आ गया जिसने आगे ब्लड सप्लाई को स्टॉप ब्लॉकेज है कोई, तो उसकी वजह से जो सेलुलर रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया स्पेसिफिक एरिया पे दैट इज इस्कीमिक नेक्रोसिस। और वो जो एरिया जो रिस्पॉन्स है उसको हम कह देंगे इन्फॉक्शन इन्फॉक्ट। बेसिस क्या है इसके? वेस्कुलर कंप्रोमाइज जो भी मैंने ऑलरेडी बताया। ऑब्स्ट्रक्शन टू आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, अगर कोई आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो गई है। इम्पेयर्ड वेनस ड्रेनेज, इम्पेयर जो वेनस ड्रेनेज वही ब्लॉकेज वेनस की कैपिलरीज की आर्टरीज की उसकी वजह से क्या है इन्फॉक्शन डेवलप करता है। मोस्ट कॉमन इन्फॉक्शन इंक्लूड, तो जो मोस्ट कॉमन इन्फॉक्शन है वो क्या है? मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो हार्ट में है, सेरेब्रल इन्फॉक्शन जो ब्रेन में है, पल्मोनरी इन्फॉक्शन जो लंग्स में होती है, बॉल इन्फॉक्शन जो हमारे गट में जीआईटी में होगी, इन्फॉक्शन ऑफ डिस्टल एक्सट्रीमिटी गैंग्रीन। तो डिफरेंट जो डिस्टल एक्सट्रीमिटी जो फुट हमारे फुटोज़ में डिफरेंट आपने अक्सर देखा होगा मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स को या किसी इन्फेक्शन की वजह से देखा है वो एक ब्लैकिश पर्पल एरिया बन जाता है दैट इज़ इन्फार्क्ट। और उस डिस्टल जो एक्सट्रीमिटी के इन्फाक्शन को गैंग्रीन भी कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले इसकी कैसे है? बेस्ड ऑन कलर तो दो टाइप के इन्फार्क्ट्स होंगे वाइट एंड रेड। बेस्ड ऑन एज तो दो टाइप्स हैं फ्रेश एंड ओल्ड। बेस्ड ऑन इन्फेक्शन दो हैं ब्लैंड एंड सेप्टिक। तो ब्लैंड इज एसेप्टिक यानी जिसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन नहीं है बैक्टीरिया की, एंड सेप्टिक जिसके अंदर सुपर एडेड इन्फेक्शन बैक्टीरिया की हो गई है। तो अगेन कलर की वजह से वाइट एंड रेड, एज की वजह से फ्रेश एंड ओल्ड और इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिक एंड एसेप्टिक। अच्छा, अब मॉर्फोलॉजी क्या है? सबसे पहले रेड जो हमने पढ़ा था कलर की वजह से दैट इज हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स। हेमरेज ब्लड की कलेक्शन विद वीनस एक्लूजन सच एज इन ओवेरियन टॉर्जन। तो वीनस एक्लूजन की वजह से ओवेरियन टॉर्जन की वजह से, ओवेरियन टॉर्जन एक कंडीशन है जिसमें हो जाता है।
in loose tissues such as lungs which allow blood to collect in the infarcted zone. तो जैसे जो हमारे पास लंग है दैट इज लूज टिश्यू से बना हुआ है, तो उसकी वजह उसमें जो इन्फाक्ट होगा वो भी हमारे पास रेड हेमरेजिक इन्फाक्ट बन जाता है. In tissues with dual circulation, example is lung and small intestine, permitting flow of blood from the unobstructed vessel into the necrotic zone. Obviously, such perfusion is not sufficient to rescue the ischemic tissues. तो वो एरियाज वो ऑर्गन जिनको दो डिफरेंट जगहों से ब्लड सप्लाई आ रही है, जैसे लंग और स्मॉल इंटेस्टाइन ने बताया, तो अगर एक जगह की हमारे पास आर्टरी या वेन ब्लॉक हो गया तो दूसरी उसको कंपनसेट करती है. तो इस कंडीशन में भी वो जो अफेक्टेड एरिया है उसके अंदर हमारे पास ये देखें, ये जो है गट है, इसमें हेमरेजिक ये दाग जो है हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स बन रहे हैं. लेकिन ब्लड सप्लाई जो दूसरा पास वे जो दूसरा बाईपास एरिया था वो ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा अकोमोडेट नहीं करता कि दोनों की जो दूसरा है उसकी ब्लड सप्लाई को फुलफिल उसकी नीड को फुलफिल कर सके. In tissues that were previously congested because of sluggish venous outflow, when flow is reestablished to a site of previous arterial occlusion and necrosis, for example fragmentation, inclusion, bolus or angioplasty of a thrombotic lesion. तो पहले जैसे किसी एरिया में ऑब्वियसली अगर हम हार्ट के बारे में देखें तो अगर उधर कोई एम्बोलस था या उधर जिसने उसका ब्लड सप्लाई ब्लॉक कर दी, तो एंजियोप्लास्टी के बाद जब हम उसकी ब्लड सप्लाई ओपन करते हैं तो इस कंडीशन में भी हमारे पास रेड हेमरेजिक इन्फार्क्ट की डेवलपमेंट होती है. अच्छा, वाइट है दैट इज एनीमिक इन्फार्क्ट्स. तो दो कलर्स की वजह से दो डिस्क्रिमिनेशन जो दो उसकी क्लासिफिकेशन थे वो तो भी हमें क्लियर होगी कि रेड है ऑब्वियसली कलर की वजह से हेमरेजिक है, वाइट है एनीमिक यानी डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड कलेक्शन. occur with arterial occlusion in solid organs with end arterial circulation such as heart, spleen and kidney. तो मेन चीज़ जो इसमें हो गई उसने मेन चीज़ जो दोनों में डिफ्रेंशिएट होगी सबसे पहले कलर की, दूसरी वो लूज टिश्यूज़ में मोस्टली हो गया, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कर दिया और साथ लंग्स में. ये सॉलिड ऑर्गन्स में होगा जैसे हार्ट, स्प्लीन एंड किडनी में, वेयर सॉलिडिटी ऑफ द टिश्यू लिमिट्स द अमाउंट ऑफ हेमरेज. जहाँ जो सॉलिडिटी जो उसकी ऑर्गन की उसके ब्लड जो हेमरेज है उसकी स्प्रेड को रोकती है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ पीस ऑफ ब्रेड, उसके ऊपर अगर आप जैम का स्प्रेड करते हैं या इफ सपोज करें उसके ऊपर आप कोई कलर डालते हैं तो वो ब्रेड के ऊपर बड़ा ज़्यादा फैल जाएगा क्योंकि वो लूज हमारे पास टिश्यू में है, दैट इज़ सॉफ्ट. ओके, दूसरा हमारे पास चीज़, अगर आपके पास चीज़ है अगर आप उसके ऊपर कोई फ्यू ड्रॉप ऑफ कलर्स ड्रॉप करते हैं तो वो उसको उतनी ज़्यादा एरिया में एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मे बी उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट उसके ऊपर आए क्योंकि वो सॉलिड था, उसके अंदर एब्जॉर्बिलिटी कम थी और वो लूज था, उसके अंदर एब्जॉर्बिलिटी ज़्यादा थी. तो हमारे पास जिस सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर ये आपको एग्जांपल से याद रहेगा कि हार्ट, स्प्लीन एंड किडनी के अंदर जो है वो लिमिट करती है टिश्यू के हेमरेज को, इसलिए यहाँ इस्कीमिक हमारे पास नेक्रोसिस होते हैं. फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फार्क्ट. तो वो फैक्टर जो डेवलपमेंट ऑफ इन्फार्क्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं वो कौन से हैं. एनाटॉमी ऑफ द वेस्कुलर सप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ड्यूल सप्लाई है तो उसकी वजह से डिपेंड करता है. रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अक्लूजन की क्या, अगर ऑल ऑफ द सडन टोटल ब्लॉकेज है वो डिपेंड करेगा, अगर विद द टाइम जो है अक्लूजन ज़्यादा हो रही है वो. टिश्यू वर्नेबिलिटी टू हाइपोक्सिया, कि हाइपोक्सिया से उस टिश्यू पर कितना डैमेज हो रहा है, जैसे ऑब्वियसली लंग के जो टिश्यूज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा हाइपोक्सिया की वजह से एज कम्पेयर टू लिवर, उस पर ज़रा देर से डैमेज होगा. अब ये हमारे पास दो डायग्राम्स पिक्चर्स हैं. नंबर ए में देयर इज हेमरेजिक रफली एज्ड शेप पल्मोनरी इन्फार्क्ट. तो ये लंग का ये देखें इसमें हेमरेजिक इन्फार्क्ट हो गया है. दूसरा है शार्पली डिमार्केटेड वाइट इन्फार्क्ट इन द स्प्लीन. तो ये स्प्लीन है, सॉलिड ऑर्गन था तो इसमें ये वाइट कलर का इन्फार्क्ट है. सो दैट वाज अबाउट इन्फार्क्शन एंड द नेक्स्ट इज शॉक. अब हम पढ़ेंगे शॉक क्या है. तो shock is a state in which diminished cardiac output or reduced effective circulatory blood volume impairs tissue perfusion and leads to cellular hypoxia.
तो शॉक में एक्चुअली क्या हुआ, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज है या इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम हमारे पास कम है, टिश्यू परफ्यूजन कम होगी, तो उसने क्या किया, सेलुलर लेवल पर हाइपोक्सिया कर दिया, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी। तो उसकी वजह से जो एक पेशेंट की कंडीशन आ जाएगी जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स उसके इन्वॉल्व हो गए, दैट इज शॉक। लेकिन मेन काज क्या है, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। तो मेन टाइप्स ऑफ शॉक कौन सी है, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, एनाफ्लेटिक शॉक, सेप्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से जो होगा दैट इज कार्डियोजेनिक। हाइपोवॉल्यूमिक कॉज बाय टू लिटर ब्लड वॉल्यूम, जब ब्लड वॉल्यूम बहुत कम हो गया, जैसे हम देखते हैं एक्सुएट डिहाइड्रेशन में इनटेक अगर पेशेंट का बहुत कम है, डायरिया, टाइफाइड या कोई गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया, तो डिक्रीज ऑल ऑफ द सडन उसका जो ब्लड वॉल्यूम है बहुत कम हो जाता है डिहाइड्रेशन की वजह से, तो वो शॉक कौन सा हो गया, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। एनाफिलेटिक शॉक कॉज बाय एलर्जिक रिएक्शन, जैसे ऑल ऑफ द जैसे कुछ बीज अगर किसी पेशेंट को काटती हैं या कुछ ऐसे रिएक्शंस पोलन की वजह से, किसी फूड की वजह से हो जाते हैं, उसकी वजह से जो रिएक्शन शॉक आता है दैट इज एनाफिलेटिक। सेप्टिक शॉक ड्यू टू इन्फेक्शन, जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाती है, प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन चल रही है पेशेंट को, किसी भी गट की आप कह लें, ब्रेन में अगर कोई है मेनिंजाइटिस वगैरह, तो उसकी वजह से जो शॉक हो जाएगा दैट इज सेप्टिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक कॉज बाय डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, तो जब नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज की वजह से जो शॉक आएगा, यानी उस नर्वस सिस्टम में जो है डैमेज हो गया, वो ब्लड वॉल्यूम जो है हमारा कार्डिक आउटपुट मेंटेन नहीं कर रहा हमारा सीएनएस ब्रेन, तो उसकी वजह से शॉक आ जाएगा, दैट इज न्यूरोजेनिक शॉक। तो अब थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कार्डियोजेनिक और जो जितने भी शॉक्स के टाइप्स हैं उसके ऊपर। तो जो कार्डियोजेनिक शॉक है, डैमेज टू योर हार्ट कैन डिक्रीज द ब्लड फ्लो टू योर बॉडी leading to cardiogenic shock. Common causes of cardiogenic shock include damage to your heart muscle, irregular heart rhythm, very slow heart rhythm. तो हार्ट के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ जो हार्ट पे इम्पैक्ट कर रही है, मे बी आपके हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है, या कोई ऐसी मेडिसिन है जो हार्ट की पंपिंग को इफेक्ट कर रही है, हार्ट के मसल्स को जिसने कर दिया विद एजिंग, अगर उसने कुछ हार्ट के मसल्स को इफेक्ट किया, तो उसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, तो वो जो शॉक होगा दैट इज कार्डियोजेनिक शॉक। Hypovolemic shock happens when there isn't enough blood in your blood vessels to carry oxygen to your organs. तो जैसे हाइपोवॉल्यूमिक की एक और एग्जांपल आगे, जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, स्वेयर एक्सीडेंट जिसमें एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, या ड्यूरिंग डिलीवरी अगर वो एक्सेसिव ब्लड लॉस है, ड्यूरिंग यानी इंजरी यानी सर्जरी, जब कोई ऐसी कोई इंसिजन आ गया बॉडी के ऊपर कि एक्सेसिव ब्लड लॉस है और वो जो वॉल्यूम है ब्लड वॉल्यूम हम मेंटेन नहीं कर सके, तो उसकी वजह से जो शॉक आएगा दैट इज आल्सो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। दिस कैन बी कॉज्ड बाय स्वेयर ब्लड लॉस, फॉर एग्जांपल फ्रॉम इंजरीज। Your blood delivers oxygen and vital nutrients to your organs. If you lose too much blood, your organs can't function properly. Serious dehydration can also cause this type of shock. तो ये मैंने already आपको इसकी example briefly इसको discuss कर लिया था। सेप्टिक शॉक जो मैंने ऑलरेडी बताया था, सेप्टिक यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से। Sepsis, also known as blood poisoning, is a condition caused by infection that leads to bacteria entering your bloodstream. तो आपको कोई भी किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो गई, तो उस जो है जो बैक्टीरियाज वायरस हैं, वो चल फंगस भी है, तो उसकी वजह से जो शॉक आ गया, impaired blood supply, that is septic shock. Septic shock occurs when bacteria and their toxins cause serious damage to tissue or organs in your body. एंड द नेक्स्ट इज एनाफ्लेटिक शॉक। तो एनाफ्लेटिक शॉक कौन सी थी, एलर्जीज की वजह से जो हो गई। समटाइम्स एक्सपोजर टू एलर्जन कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी रिएक्शन नोन एज एनाफ्लेक्सिस। This way reaction happens when an over release of chemicals puts the person into shock. तो वो क्या हुआ, जो एलर्जन आपकी बॉडी में गया, उसने ऐसे केमिकल्स को रिलीज किया जिसने आपकी जिसने शॉक कॉज कर दिया। Allergies to food, insect, stings, medication, latex are most common associated with anaphylaxis shock. तो आपकी बॉडी में कोई एलर्जन गया, आपकी बॉडी ने उसको डिफेंड किया, उसकी रिस्पॉन्स में केमिकल रिलीज हुए, एलर्जन ने केमिकल रिलीज किए, तो वो क्या कर देंगे एनाफ्लेटिक शॉक में। The last is neurogenic shock. The neurogenic shock क्या था, damage to the nervous system. The neurogenic shock is a distributive type of shock resulting in low blood pressure, occasionally with a slowed heart rate. This is attributed to the disruption of the autonomic pathways within the spinal cord.
It can occur after damage to the central nervous system such as spinal cord injury and traumatic brain injury. तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपके सीएनएस के अंदर अगर कोई डिफेक्ट आया आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो आपका ऑटोनॉमिक पाथवे को, गेटवेज को भेजता है आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन के अंदर, अगर वो डैमेज है तो आपकी बॉडी जो है वो हार्ट रेट को मेंटेन नहीं कर सकी, क्योंकि बॉडी का जो मेन कंट्रोलिंग फंक्शन है वो हमारा ब्रेन है, और जो पंपिंग सिस्टम है दैट इज़ हार्ट। तो अगर ब्रेन हार्ट को कंट्रोल कर रहा है और हमारा ब्रेन में अगर कोई गॉड फॉरबिड कोई खराबी है तो ऑब्वियसली हार्ट जो है और बाकी प्रॉपर ऑर्गन से जो काम नहीं करेंगे, और जब हार्ट काम नहीं कर रहा उसने बाकी ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई को कम कर दिया, ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर दिया, तो उसकी वजह से जो शॉक आएगा दैट इज़ न्यूरोजेनिक शॉक। अच्छा, अब सेप्टिक शॉक की थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी थी, जिसमें है जो अगर दैट इज एग्जांपल दैट इज आई एम डिस्कसिंग फॉर एन एग्जांपल, कि जिसमें आपको न्यूरोजेनिक एनाफिलेक्टिक शॉक और हाइपोवोलेमिक शॉक के में भी पता चल जाएगा कि इनकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे काम करती है। तो एग्जांपल के लिए मैंने सेप्टिक शॉक लिया, फॉर एग्जांपल ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव या फंगस कोई भी वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुए, तो जो ऑर्गन जो इस ये हमारे पास बैक्टीरियाज या वायरस या फंगाई हैं, इनके सेल वॉल के अंदर हमारे पास क्या है, एंडोटॉक्सिन्स हैं। ये एंडोटॉक्सिन बॉडी के अंदर जाके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देते हैं, जिसको सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी कि इन्होंने बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम स्टार्ट हो गया, इन्होंने कुछ रिलीज किया, इन्होंने फाइट किया, हमारी बॉडी ने फाइट किया, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होगी और इंक्रीज कैपिलरी परमिलिटी होगी, जो आगे से लेड करेगा शॉक को, विच काज अल्ट्रेशन इन पेरिफेरल सर्कुलेशन और मैसिव डायलेशन। तो उसने क्या कर दिया, इस तरह जो है ये पैथोफिजियोलॉजी है सेप्टिक शॉक की, कि सेप्टिक शॉक हमारे पास ये बैक्टीरिया वायरसेस से कैसे होता है। अच्छा, स्टेजेस ऑफ शॉक क्या हैं? तो देर आर 3 स्टेजेस ऑफ शॉक। जब आपके पास कभी कोई पेशेंट आएगा, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि पेशेंट किन फीचर्स के साथ आता है, तो वो 3 स्टेजेस क्या है। तो नंबर 1 स्टेज है कंपनसेटेड और नॉन प्रोग्रेसिव, स्टेज 2 है डिकम्पनसेटेड और प्रोग्रेसिव, और स्टेज 4 है इरिवर्सिबल, यानी कि द डैमेज इज इरिवर्सिबल। तो stage 1 of the shock, when low blood flow perfusion is first detected, a number of systems are activated in order to maintain restore perfusion. Faster heartbeat, vessels become smaller. तो सबसे पहले क्या हो गया कि शॉक में ब्लड फ्लो कम हुआ, तो आपकी बॉडी खुद, दैट इज होम्योस्टेसिस, आपकी बॉडी खुद उसको नॉर्मल या बैलेंस की तरफ लाने की कोशिश करती है। तो उसने क्या किया, हार्ट बीट को तेज कर दिया ताकि हार्ट तेजी से पंप करे, और वो क्या करे, उन तेजी से पंप करने से वो जो जो डिमांड है हमारी बॉडी के ऑक्सीजन की वो पूरी हो। दूसरा, वेसल्स को कंस्ट्रिक्शन कर दी, स्मॉल कर दिया, ताकि जल्दी जल्दी जो है ब्लड वो एक जगह इकट्ठा होने के बजाय वो जल्दी जल्दी अपने जो डेस्टिनी है उस पर पहुंचे। स्टेज 2 क्या थी, ऑल्सो डिकम्पनसेटेड और प्रोग्रेसिव। ये नॉन प्रोग्रेसिव है और कंपनसेटेड है, ये डिकम्पनसेटेड और प्रोग्रेसिव है। इन स्टेज 2 ऑफ शॉक दीज मेथड ऑफ कंपनसेशन बिगन टू फेल, पेशेंट बिकम कंफ्यूज ड्यू टू डेप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन। तो अगर ये बॉडी का होम्योस्टेसिस फेल होना शुरू हो जाए, तो बॉडी जो है हमारी कंपनसेट नहीं कर सकी, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट दैट इज़ प्रोग्रेसिव, यानी कि वो पेशेंट जो है वो वर्स कंडीशन की तरफ जा रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है टू द वर्स पोजीशन। तो उस कंडीशन की जो स्टेज है शॉक की, वो दैट इज़ सेकंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज क्या है, दैट इज इरिवर्सिबल स्टेज। तो स्टेज 3, द लेंथ ऑफ द टाइम दैट पुअर परफ्यूजन हैज एग्जिस्टेड begins to take a permanent toll on the body organs and tissues. The end point of stage 3 is patient death. तो क्या हो गया, जब इधर प्रोग्रेसिव हमारे पास शॉक स्टार्ट हो गया, यानी कि उन्होंने उस परफ्यूजन नहीं जो है प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो स्टेज 3 की तरफ दैट इज इरिवर्सिबल चेंज विच ऑफर लेड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। मॉर्फोलॉजी ऑफ द शॉक क्या है, जो डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट चेंजेस शॉक की वजह से आ जाएंगे। शॉक इज करेक्टराइज बाय फेलियर ऑफ मल्टी ऑर्गन सिस्टम, द सेलुलर चेंजेस में अकर इन एनी टिश्यू। ब्रेन में क्या है, एस्कीमिक एंसेफलोपैथी होगी, हार्ट में कोआगुलेटिव नेक्रोसिस और सब एंडोकार्डियल हेमरेज होगा, किडनी में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा, लंग में डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज होगा, जिसको शॉक लंग भी हम कहते हैं, दैट इज अ प्रॉपर फीचर है इन सारे ऑर्गन्स का। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में हेमरेजिक एंटेरोपैथी होगी, एड्रेनल ग्लैंड में कॉर्टिकल सेल लिपिड डिप्लीशन में अकर, लिवर में फैटी चेंजेस एंड सेंट्रल हेमरेजिक नेक्रोसिस होगा। तो क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शॉक की क्या है, पेशेंट कैसे आएगा, तो ऑल्टर मेंटल स्टेज,
यानी कि रेस्टलेस है, कंफ्यूज है, स्टूपर, कोमा और एजिटेशन। यानी कि या तो बहुत बेताबी है, कंफ्यूज है, उसको ओरिएंटेशन ही नहीं, उसको ये पता नहीं मैं हॉस्पिटल हूँ या मैं घर हूँ या क्या हूँ, या बिल्कुल ही कोमा में होगा। पेशेंट में अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस, या बिल्कुल भी होश है या थोड़े होश में होगा। पैलर यानी पेल से लिया गया, उसकी स्किन बिल्कुल पेल होनी शुरू हो जाएगी। फिर इधर इस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम है, ब्लड सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली उसकी जो कंप्रोमाइज ब्लड सप्लाई है, तो जो आपकी स्किन है वो पेल कलर देगी। इंक्रीज स्वेटिंग है, कोल्ड क्लैम स्किन, वार्म इन सेप्टिक शॉक। तो जब ऑब्वियसली सेप्टिक शॉक में फीवर ज़्यादा होगा। इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए बॉडी अपना काम, डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर रही है, तो टेम्परेचर हो जाता है। पल्स टैकीकार्डिया है, या रैपिड वीक थ्रेडी पल्स है, यानी कि आप जब आप फिंगर रखते हो उस पल्स के ऊपर बहुत तेज़ और मोबिलिटी ऑफ द थ्रेड लाइक पल्स होती है। रेस्पिरेशन टेकिपनिया स्लो और रेगुलर है। ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर होता है मेनली, ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता तो परफ्यूजन होती। टेम्परेचर में और मे नॉट बी रेज, जैसे बताया सेप्टिक शॉक में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। डिहाइड्रेशन एंड रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट। और ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, और ये जो है ये ट्रीटमेंट ऑफ शॉक भी है, ये इन्फॉक्शन भी है, ये एनी इमरजेंसी केस में जो ट्रीटमेंट है, ये आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि मेनली जो जब आपके पास इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आता है, बिफोर अभी डायग्नोस करने से पहले, वेदर हेमरेज है, वेदर इन्फॉक्शन है, शॉक है, हार्ट अटैक है, तो मेन चीज़ जो हम देखते हैं दैट इज़ ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। यानी कि एयरवे देखते हैं कि उधर कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ रही उसके एयरवे में, क्या है, नोस्ट्रिल्स देखते हैं, माउथ देखते हैं कि वहाँ उसकी कोई चीज़ तक तो नहीं जिसकी वजह से उसके सांस लेने में मसला है। ब्रीदिंग देखते हैं, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑक्सीजन लगाते हैं। सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, अगर उसको ज़रूरत है किसी स्पोर्ट की, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, अगर किसी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए वो देखते हैं। तो मेन क्या है किसी भी पेशेंट के लिए ABC मेंटेन करते हैं। वाइटल्स, जिसमें हमारे पास ये ब्लड प्रेशर हमने देखा, टेम्परेचर उसकी देखी, उसकी पल्स देखी, तो वाइटल्स मेंटेन करेंगे, ये दैट इज़ इमरजेंसी ट्रीटमेंट। उसके बाद ऑब्वियसली स्पेसिफिक, हर स्पेसिफिक शॉक के लिए, इन्फार्क्ट के लिए अलग ट्रीटमेंट है। अगर सेप्टिक शॉक है तो उसके लिए अलग है, अगर न्यूरोजेनिक शॉक है तो उसके लिए अलग है। तो दैट इज़ अ जनरलाइज ट्रीटमेंट इमरजेंसी के पेशेंट के लिए। टेस्ट हैं, यानी उसको हम एक्सरे डिफरेंट जो है हमारे पास, फर्स्ट लाइन जो टेस्ट है वो हम उसको देते हैं, एक्सरेज, ब्लड टेस्ट, ECG, देखते हैं कि उस शॉक की वजह से पेशेंट में कितना डैमेज आ गया। तो इसको चेक करने के लिए डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जिसको बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। LFTs, लिवर फंक्शन टेस्ट, रेनल फंक्शन टेस्ट, RFTs करवाते हैं। एक्सरे करवाते हैं कि लंग के क्या फीचर्स हैं, CT स्कैन करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट, ECGs। सो दिस वॉज माई टॉपिक अबाउट इन्फॉक्शन एंड शॉक। मुझे उम्मीद है आप सबके लिए, आप सबको समझ आया होगा इन्फॉक्शन एंड शॉक की। लेकिन रिगार्डिंग इन्फॉक्शन एंड शॉक इस टॉपिक के आपके कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।